दोस्तों नमस्कार। जब गरीबी, जातीय संघर्ष और कानून की कमजोर पकड़ एक जगह मिल जाती है तो वहां कोई एक महान हस्ती ही पैदा होती है। जी हाँ, एक किसान का बेटा जो मोकामा की गलियों से निकलकर संसद तक का सफर तय करता है। अपराध की दुनिया का एक ऐसा बेताज बादशाह जिसे लोग मोकामा सरकार के नाम से भी जानते थे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिनकी कहानी सिर्फ अपराध की नहीं बल्कि सत्ता और समाज की राजनीति की भी है। दोस्तों, आज हम बिहार की राजनीति और अपराध के एक ऐसे शख्स की बात करने जा रहे हैं जिसकी कहानी सुनकर आप दंग रह जाएंगे। एक ऐसा शख्स जिसने अपनी शुरुआत एक छोटे से गांव से की, लेकिन जिसकी दहशत ने पूरे मोकामा और उसके बिहार भी अपनी छाप छोड़े रखी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सूरजभान सिंह की, जिसे लोग मोकामा सरकार और दादा के नाम से भी जानते हैं। सूरजभान सिंह का जन्म 5 मार्च 1965 को बिहार के मोकामा के एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता एक मामूली किसान थे और मोकामा के एक बड़े व्यापारी गुलजीत सिंह के यहाँ काम करते थे। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। सूरजभान सिंह 2 भाई थे। उनके बड़े भाई को सीआरपीएफ की नौकरी मिल गई, जिससे परिवार को थोड़ी राहत मिली और आर्थिक स्थिति ठीक होने लगी। पिता चाहते थे कि सूरजभान सिंह भी फौज में जाए, क्योंकि वह लंबे चौड़े और मजबूत कद काठी के दिखते थे। लेकिन सूरजभान सिंह के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। रिपोर्ट के अनुसार सूरजभान सिंह का अपराध की दुनिया में प्रवेश काफी त्रासद रहा था। कहा जाता है कि जब उन्होंने अपराध की राह पकड़ी तो उनके पिता इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए और गंगा नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। आज तक उनके बड़े भाई की मौत भी एक रहस्य बनी हुई है। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि उन्होंने भी आत्महत्या कर ली थी। इन घटनाओं ने इस युवा सूरजभान सिंह को और भी कठोर और मजबूत बना दिया। मोकामा का इलाका उस समय जातीय संघर्ष, भूमि विवाद और आपराधिक गुटों के बीच वर्चस्व की लड़ाई का केंद्र बना हुआ था। ऐसे माहौल में सूरजभान सिंह ने जल्द ही अपनी जगह बना ली। उन्होंने छोटे मोटे अपराधों से शुरुआत की, लेकिन उनकी क्रूरता और बेवकूफी ने उन्हें जल्दी ही बड़े अपराधियों की श्रेणी में ला दिया। वह जल्द ही अपने दम पर एक बड़े गैंग के सरगना बन बैठे। 90 के दशक में सूरजभान सिंह का आतंक अपने चरम सीमा पर था। मोकामा रेलवे स्टेशन से लेकर आसपास के गांव तक उनकी तूती बोलती थी। रंगदारी, अपहरण, हत्या और रेलवे ठेकेदारी का कब्जा, ये सब उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गए थे। जो भी उनके रास्ते में आया उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़े। कहा तो यह भी जाता है कि सूरजभान सिंह ने अपने विरोधियों को बेरहमी से कुचल दिया। उनका नाम सुनते ही लोग थर थर कांपने लगते थे। पुलिस भी उनके सामने लाचार दिखती थी। उनकी छवि एक ऐसे शख्स की बन गई थी जो कानून को अपने जूते की नोक पर रखता था। इसी दौरान उनकी टक्कर बाहुबली आनंद सिंह जैसे अन्य स्थानीय गैंगस्टरों से भी हुई, जिससे मोकामा में खूनी गैंगवार की शुरुआत हो गई थी। इन लड़ाइयों ने पूरे क्षेत्र को आग और हिंसा में हमेशा झोंके रखा। बात 1990 की करते हैं। उत्तर प्रदेश का रहने वाला एक और बाहुबली अशोक सम्राट नाम का बिहार के अपराध की दुनिया में उस समय चर्चा में था। सूरजभान सिंह की अशोक सम्राट से दुश्मनी भी चल रही थी। सूरजभान सिंह मोकामा से बाहर अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहे थे। गोरखपुर से लेकर बिहार तक रेलवे के ठेकों पर सूरजभान सिंह अपना सिक्का जमाने की कोशिश कर रहे थे। अशोक सम्राट भले ही उत्तर प्रदेश का रहने वाला था, लेकिन बेगूसराय में उसका दहशत का कारोबार और सिक्का चलता था। 1993 की बात है। मोकामा में रेलवे और ठेकेदारी के साम्राज्य पर वर्चस्व को लेकर सूरजभान सिंह और बेगूसराय के कुख्यात बाहुबली अशोक सम्राट आमने सामने थे। कहा यह भी जाता है कि सुबह सुबह तीसरी मंजिल से छलांग लगाकर अशोक सम्राट ने AK-47 से सूरजभान सिंह पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में सूरजभान सिंह के पैर में गोली लगी, जबकि उसके 2 करीबी मारे गए। लेकिन यह सीन बिल्कुल फिल्मों में जैसे होता ऐसा सीन था, क्योंकि उस दौरान फायरिंग के दौरान तभी एक गाय अचानक बीच में आ गई। वही गाय सूरजभान सिंह और मौत के बीच एक ढाल बन गई। गोली का निशाना चूक गया और आज सूरजभान सिंह जिंदा हैं। हालांकि उनके पैर में लगी गोली आज भी उनको दर्द दे रही है। बीते 3 साल से उस पैर से खून निकलता है। डॉक्टरों ने कई बार उनको पैर कटवाने की सलाह भी दी, लेकिन आज भी वह पैर नहीं कटवा रहे हैं और उसी दर्द के साथ जी रहे हैं।
दोस्तों 1993 में ही बेगूसराय के मधुपुर के निवासी रामी सिंह की 4 लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस कांड में भी सूरजभान सिंह का नाम आया था। इस मामले में मुख्य गवाह और यहां तक कि सरकारी वकील रामनेश शर्मा की भी हत्या हो गई। हालांकि इसमें सूरजभान सिंह बरी हो जाते, लेकिन इस केस के जो मुख्य गवाह थे बेगूसराय के डॉन रहे कामदेव सिंह का परिवार से था, वह नहीं टूटा। निचली अदालत में मुकदमा चला और उन्हें आजीवन कारावास की सजा मिली। अदालत से बाहर जमानत पर आने पर 2003 में पूर्व पार्षद उमेश यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसमें भी सूरजभान सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई थी, लेकिन सुनवाई के दौरान वो बरी हो गए। उस वक्त सूरजभान सिंह मोकामा के विधायक भी थे। सूरजभान सिंह का सबसे चर्चित कांड मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या का था। 13 जून 1998 को साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या हुई थी। उसमें सूरजभान सिंह का नाम आया था। उस वक्त राबड़ी देवी की सरकार थी बिहार में, और इस हत्या के बाद पूरे बिहार में खलबली मच गई थी। ब्रिज बिहारी प्रसाद पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। उस वक्त की मुख्यमंत्री रही राबड़ी देवी ने उनसे इस्तीफा भी मांगा था और उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था, जहां उनकी तबीयत खराब हुई और पटना के इंदिरा गांधी आयुर्वेदिक संस्थान में भर्ती कराया गया। अस्पताल परिसर में ब्रिज बिहारी प्रसाद शाम के समय सुरक्षा गार्डों के साथ घूम रहे थे और तभी लाल बत्ती लगी एक एम्बेसडर कार आती है और बुलेट पर सवार कुछ लोग वहां आते हैं। अस्पताल के परिसर में मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद पर AK-47 से अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिसमें घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई थी। इस गोलीकांड में मंत्री का एक बॉडीगार्ड भी मारा गया था। इस हत्याकांड में गोरखपुर के नामी डॉन श्री प्रकाश शुक्ला को मुख्य आरोपी बनाया गया था। उसमें सूरजभान को भी दूसरे नंबर का आरोपी बनाया गया। हत्या के वक्त सूरजभान सिंह बेउर जेल में बंद थे। लोगों का तो ये भी कहना है कि बेउर जेल से ही हत्या की साजिश रची गई थी, लेकिन कुछ जानकारों का मानना है कि ब्रिज बिहारी प्रसाद खुद आपराधिक प्रवृत्ति के थे। उन पर कई मामले पहले से ही दर्ज थे। ब्रिज बिहारी प्रसाद ने सूरजभान की दुश्मनी चल रही थी। बताया यह भी जाता है कि ब्रिज बिहारी प्रसाद ने सूरजभान को जेल में ही मारने की साजिश रची थी, लेकिन जेल के अंदर सूरजभान सिंह को मारने के लिए एक कैदी को 20 लाख रुपए दिए गए थे। कहा गया था कि अगर गोली मारना संभव नहीं होगा तो खाने में जहर देकर उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। इसकी भनक सूरजभान सिंह को लगी और उनके साथ घटना घटते उससे पहले ही उन्होंने ब्रिज बिहारी सिंह की हत्या कर दी, जिसमें उनका नाम आया। इस हत्याकांड का मामला CBI को दिया गया था। 2009 में इस मामले में निचली अदालत ने भी सूरजभान सिंह सहित 8 आरोपियों को दोषी पाया गया और सभी को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। हालांकि इस मामले में 9 आरोपी बनाए गए थे, जिसमें मुकदमे के दौरान एक की मौत हो गई थी। हाई कोर्ट से सूरजभान सहित सभी आरोपियों को राहत मिली। हाई कोर्ट ने CBI की दलीलों को सुनने के बाद जेल में बंद राजन तिवारी, मुन्ना शुक्ला, मंटी तिवारी को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया, जबकि जमानत पर चल रहे सूरजभान सिंह, मुकेश सिंह, कैप्टन सुशील सिंह, लल्लन सिंह, राम निरंजन चौधरी को जमानत बॉन्ड से मुक्त कर दिया था। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि CBI यह साबित नहीं कर पाई कि इन्होंने ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या की साजिश रची थी। बिहार की राजनीति में कोई अपराधी नेता बन जाए कोई बड़ी बात नहीं। सूरजभान सिंह ने भी अपराध और जायरीन के रास्ते को अपनाया। उन्हें अब समझ आ चुका था कि सत्ता की चाबी केवल बंदूक से नहीं बल्कि वोट से भी मिलती है। 2010 की शुरुआत में उन्होंने सक्रिय राजनीति में कदम रखा। सूरजभान सिंह ने अपने आपराधिक गुरु दिलीप सिंह के खिलाफ 2000 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मोकामा विधानसभा से चुनाव लड़ा और जीत भी गए। विधानसभा में उनके प्रवेश ने बिहार की राजनीति में अपराधियों के बढ़ते प्रभाव को और मजबूत किया। उन्होंने जल्द ही अपनी राजनीतिक पकड़ भी बनाई और विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ संबंध स्थापित करने शुरू कर दिए। यह वही वक्त था दोस्तों जब सूरजभान सिंह को संकट मोचन भी कहा जाने लगा। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान के खास बने और 2004 में बेगूसराय के बलिया से लोकसभा भी पहुंचे और पासवान जी ने उन्हें LJP का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तक बना दिया। लोकसभा चुनाव में उन्होंने शानदार जीत हासिल करते हुए भारतीय संसद के सदस्य बन गए। अपराध की दुनिया से निकलकर संसद तक का उनका सफर कई लोगों के लिए अविश्वसनीय था। संसद में भी उन्होंने अपनी दबंग छवि को
बरकरार रखा। हालांकि उनका आपराधिक अतीत उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। उन पर कई गंभीर आपराधिक मामले पहले से ही दर्ज थे, जिसमें हत्या, अपहरण और रंगदारी शामिल थे। 2008 में एक हत्या के मामले में उन्हें दोषी ठहरा दिया गया, जिसके बाद उन्हें लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया। यह उनके राजनीतिक करियर के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी पत्नी श्रीमती वीणा देवी और भाई चंदन सिंह को राजनीति में उतारा और उन्हें जीत दिलाई। दोनों को भारतीय संसद का सदस्य बनाकर बिहार से भेजा। बिहार से यूपी तक उनका नेटवर्क फैला हुआ था और उनका प्रभाव हर पार्टी में महसूस किया जाता था। सूरजभान सिंह फिलहाल जमानत पर बाहर हैं और उनके खिलाफ कई कानूनी मामले भी चल रहे हैं। उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से राजनीति से जरूर दूरी बना ली है, लेकिन कहा जाता है कि मोकामा और उसके आसपास के इलाकों में उनका वर्चस्व आज भी बरकरार है। उनके परिवार के कई सदस्य राजनीति में सक्रिय हैं और चुनाव पहले लड़ते रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। सूरजभान सिंह की कहानी बिहार में अपराध और राजनीति के जटिल गठजोड़ का एक दर्पण है। यह दिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति गरीबी से उठकर अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह बन जाता है, फिर राजनीति में अपनी जगह बना सकता है और कानूनी चुनौतियों के बावजूद अपना प्रभाव बनाए रख सकता है। यह है कहानी सूरजभान सिंह की। उनकी कहानी आज भी मोकामा के लोगों की जुबान पर है, जो उनकी दहशत और दबंगई को याद करते हैं, लेकिन साथ ही उनके सामाजिक कार्यों और क्षेत्र में उनके द्वारा दिए गए कुछ विकास कार्यों को भी स्वीकार करते हैं। सूरजभान सिंह एक नाम जो मोकामा की सड़कों से लेकर संसद के गलियारों तक गूंजा। उनकी कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे समाज, राजनीति और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं एक जटिल ताना बाना बुनती हैं, जिसमें अच्छे और बुरे के बीच की रेखा अक्सर धुंधली हो जाती है। 2025 के चुनाव में सूरजभान सिंह खुद मैदान में नहीं है, लेकिन उनकी पत्नी वीणा देवी और भाई चंदन सिंह के जरिए उनका कुनबा अब भी एनडीए में सक्रिय है। हाल ही में उन्होंने मोकामा में अपने प्रतिद्वंदी अनंत सिंह पर भी हमला बोला। इतिहास, भूगोल और गणित बदलने की धमकी देकर सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। आज के दौर में भी बाहुबलियों का जलवा बरकरार है दोस्तों, जहां एक और आरजेडी के साबुद्दीन के बेटे ओसामा, पत्नी हिमा सिवाब को पार्टी ने उतारा है, वहीं जेडीयू ने अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी और आनंद मोहन सिंह के बेटे चेतन आनंद को मोर्चे पर लिया है और चिराग पासवान की पार्टी में उल्लास पांडे और रईस खान जैसे चेहरे भी कम चर्चा में नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और ऐसी दिलचस्प कहानी के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट देना ना भूलें। नमस्कार।